हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 12, दैट इज अंडरस्टैंडिंग शेप्स। ये हम सोल्व कर रहे हैं एमएल अग्रवाल की बुक से। ओके, आज की क्लास में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बेसिक कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग शेप्स का, और उसके बाद एक्सरसाइज 12.1 भी हम आज की क्लास में सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें आज की क्लास में पढ़नी है। देखिए, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कर्व्स के बारे में। कर्व्स के बारे में हालांकि आप लोग अपनी लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि सिंपल कर्व क्या होते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होते हैं। तो वो सब हम इसमें जानने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम जानने वाले हैं। उसके बाद फिर हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, जो पैरेललोग्राम, काइट, ट्रेपीजियम, वो सारे होते हैं। फिर हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम रोम्बस की प्रॉपर्टीज और रेक्टेंगल एंड स्क्वायर की प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि कर्व्स क्या होते हैं। कर्व्स देखो, सबसे पहले जो फ्लैट सरफेसेस होते हैं, फ्लैट सरफेसेस जैसे कि आपकी बुक का पेज है, वो फ्लैट सरफेस है। फ्लैट सरफेस को हम बोलते हैं प्लेन। फ्लैट सरफेस को हम बोलते हैं प्लेन। और उस प्लेन के ऊपर कोई भी कर्व बनाया जाए, कर्व किसको बोलेंगे भाई? हमने मान लो पेंसिल एक पॉइंट पर रखी और उसको बिना उठाए हम कुछ भी शेप ड्रॉ कर देते हैं बिना उठाए, ये एक कर्व कहलाता है। ये एक कर्व कहलाएगा। ये एक कर्व है, इसे हम बोलते हैं प्लेन कर्व, क्योंकि ये एक प्लेन पर बना है, फ्लैट सरफेस पर बना है, इसलिए इसे हम प्लेन कर्व बोलते हैं। अच्छा, कर्व्स काफी टाइप के हो सकते हैं। देखते कौन कौन से कर्व हमने पढ़े हुए हैं। देखो, सबसे पहले हमें पता है एक होता है ओपन कर्व। ओपन कर्व, ओपन कर्व कौन सा है, पहले देखो डिफरेंस जान लेते हैं। ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व क्या क्या होते हैं। ये कुछ कर्व्स के मैंने आपके सामने बनाए भी हुए हैं, इनसे हम अच्छे तरीके से एग्जांपल ले लेके समझेंगे। ओपन कर्व क्या है? मैंने पेंसिल रखी एक पॉइंट पर और मैं उसको बनाता गया। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अलग अलग हैं। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अलग अलग है, तो वो कहलाएगा ओपन कर्व। जैसे कि फर्स्ट वाला ओपन कर्व है। अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं, फर्स्ट वाला पार्ट वो ओपन कर्व में आता है। सेकंड वाला ओपन कर्व नहीं है, क्लोज्ड कर्व है। थर्ड वाला क्लोज्ड कर्व है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है। सिक्स्थ वाला ओपन कर्व की कैटेगरी में आएगा। सेवेंथ वाला ओपन कर्व की कैटेगरी में आएगा। और एट्थ वाला भी ओपन कर्व की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग हैं। वो कहलाते हैं ओपन कर्व। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि क्लोज्ड कर्व कौन से होते हैं। क्लोज्ड कर्व जिनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही हो, वो क्लोज्ड कर्व होते हैं। मान लो ये सर्कल है, मैंने यहां से स्टार्ट किया, अब मैं वापस इसको ड्रॉ करके वापस यहीं पर खत्म कर देता हूं, तो ये क्लोज्ड कर्व हुआ। क्लोज्ड कर्व में आप देख पा रहे हैं सेकंड क्लोज्ड कर्व है। उसके बाद थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो वो भी क्लोज्ड कर्व है। फोर्थ भी क्लोज्ड कर्व है। फिफ्थ भी क्लोज्ड कर्व है। ये सारे के सारे इसमें क्लोज्ड कर्व है। अच्छा, एक और टाइप का कर्व हम पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं सिंपल कर्व। ये सिंपल कर्व क्या है भाई? सिंपल कर्व, सिंपल कर्व क्या चीज होती है? देखो, कोई भी कर्व जिसमें इंटरसेक्शन पॉइंट ना हो। देखो, ये मीट कर रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं यहां पर ये कर्व कट कर रहा है एक एक दूसरे वाले पार्ट को। एक कर्व दूसरे वाले हिस्से को कट कर रहा है। ऐसा इंटरसेक्शन पॉइंट जिसके अंदर ना हो, वो सिंपल कर्व कहलाता है। देखिए, इंटरसेक्शन पॉइंट किस में है? एक तो फोर्थ में, एक एक यहां देख सकते हैं, ये रहा इंटरसेक्शन पॉइंट। यहां देख सकते हैं ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इन्हें छोड़कर फोर्थ, फिफ्थ और सेवन एट्थ पार्ट को छोड़कर बाकी सभी इसमें सिंपल कर्व कहलाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि सिंपल कर्व क्या है, जिसमें इंटरसेक्शन ना आए।
एक कर्व का पार्ट उसी कर्व के किसी दूसरे पार्ट को कट ना करता हो, जैसे कि इसमें कर रहा है, तो ये सिंपल कर्व नहीं होंगे। तो अगर हम सिंपल कर्व के एग्जांपल लिखेंगे तो फर्स्ट वाला सिंपल कर्व होगा, सेकंड वाला भी होगा, थर्ड वाला भी होगा, और फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ नहीं होगा, सिक्स्थ वाला सिंपल कर्व है, सेवेंथ वाला भी सिंपल कर्व है। तो ये कर्व्स के टाइप बताए हैं मैंने आपको। ओपन कर्व क्या होता है, क्लोज्ड कर्व क्या होता है, और सिंपल कर्व क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ ए सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये क्या चीज है भाई? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व बना लिया मैंने किसी भी तरीके का, कुछ भी, ये एक सिंपल क्लोज्ड क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही है, तो ये क्लोज्ड है। सिंपल इसलिए क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, क्रॉस नहीं बन रहा है, इसमें कोई कोई इस तरीके से क्रॉस पॉइंट नहीं बन रहा है, तो ये सिंपल भी है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व है। अब इसका इंटीरियर कोई भी पॉइंट मैं ले लेता हूं, लेट्स से पॉइंट ए, अगर वो इस पार्ट के अंदर है तो ये कहलाएगा इंटीरियर, अंदर की तरफ। अगर कोई पॉइंट बी, अब ए इंटीरियर पॉइंट है, कोई पॉइंट बी ले लिया जो कि इस क्लोज्ड एरिया के बाहर है, तो वो कहलाएगा एक्सटीरियर ऑफ कर्व, एक्सटीरियर कर्व के बाहर। अच्छा, कोई ऐसा भी पॉइंट हो सकता है जो इसकी बाउंड्री पर हो, तो सी, हम क्या बोलेंगे, सी पॉइंट इज ऑन द बाउंड्री ऑफ द कर्व। तो देखो, कर्व में तीन हिस्से बट गए, कौन से? एक तो इंटीरियर हिस्सा, एक एक्सटीरियर यानी कि बाहर वाला, कर्व के बाहर, और एक बाउंड्री ऑफ द कर्व, बाउंड्री ऑफ द कर्व। तो ये तीन हिस्से बट जाते हैं, पूरा प्लेन इन तीन हिस्सों में बट जाता है। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन, देखो मैंने आपके सामने कुछ डायग्राम्स ड्रॉ भी किए हुए हैं, कुछ कर्व बनाए हुए हैं। हम समझेंगे कि पॉलीगन क्या है, उसके बाद हम एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। तो पॉलीगन क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व। पहली चीज आपको ये ध्यान देनी है, सिंपल है, यानी कि कोई इंटरसेक्शन, जैसे ये इंटरसेक्शन दिख रहा है, ये क्या है? पॉलीगन नहीं है। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है। ये बात समझ आ गई कि सिंपल क्लोज्ड कर्व है। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट, मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी कि लाइन सेगमेंट से जो बना हुआ है, कोई और कर्व नहीं चलेगा, सिर्फ लाइन सेगमेंट, उसे हम बोलते हैं पॉलीगन। देखो, नाम नाम बताता हूं आपको। पोली का मतलब होता है मैनी, पोली का मतलब होता है मैनी, और गोन का मतलब होता है साइड्स, गोन का मतलब होता है साइड्स। तो मैनी साइड्स, जिसके अंदर बहुत सारी साइड्स होती है, वो पॉलीगन कहलाता है। तो क्या होना चाहिए? सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए और लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। तो क्या फर्स्ट पॉलीगन है? बिल्कुल पॉलीगन है, क्योंकि क्लोज्ड है, सिंपल है और लाइन सेगमेंट से बना है। सेकंड पॉलीगन है, थर्ड पॉलीगन है, फोर्थ पॉलीगन है। अच्छा, इसके बाद ये मैंने जो पॉलीगन नहीं है उनके एग्जांपल लिए, कैसे ये नहीं है वो उनका मैं लॉजिक बताऊंगा आपको। देखो, ये क्रॉस कर रहा है, तो ये सिंपल नहीं है, सिंपल नहीं, लेकिन पॉलीगन तो सिंपल क्लोज्ड होना चाहिए, सिंपल नहीं है इसलिए ये पॉलीगन नहीं होगा। ये सिंपल है, क्लोज्ड भी है, लेकिन लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ। ये देखिए, ये यहां पर गोलाई में आ गया, लाइन सेगमेंट तो स्ट्रेट होती है बिल्कुल इस टाइप की, तो ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ, और लाइन सेगमेंट से नहीं बना है तो ये सिंपल, सिंपल क्लोज्ड कर्व तो है लेकिन लाइन सेगमेंट से नहीं बना, तो पॉलीगन नहीं होगा ये। तो इसलिए ये भी पॉलीगन की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये सिंपल नहीं है, ना ये क्लोज्ड है। ये सिंपल नहीं है क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। ये अगर हम बात करें तो दो जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये भी सिंपल कर्व नहीं है, तो ये पॉलीगन की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ओके, उसके बाद हम क्या जानने वाले हैं कि किसी भी पॉलीगन में साइड्स, वर्टिसेस, डायगोनल्स क्या होते हैं। पॉलीगन के साइड्स, वर्टिसेस और डायगोनल्स क्या होते हैं? देखो देखो, जिन लाइन सेगमेंट से कोई पॉलीगन बनता है, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक पॉलीगन बना लिया, तो जिन लाइन सेगमेंट से ये बना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, एफ ए,
ये सारी क्या है, लाइन सेगमेंट्स है। इन लाइन सेगमेंट से मिलकर ये पॉलीगन बना है, तो ये कहलाती हैं इसकी साइड्स। ये साइड्स कहलाती है। साइड कौन सी है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, ए ई, सॉरी ए एफ, ये सारी की सारी इसकी साइड्स है। अच्छा, वर्टिसेस क्या होती है, जहां पर दो साइड्स मीट करती हैं, जिस पॉइंट पर दो साइड्स मीट करती हैं, वो पॉइंट उस पॉलीगन का वर्टेक्स कहलाता है, या प्लूरल में बोले तो वर्टिसिस कहलाता है। जैसे ए एक वर्टेक्स है, बी एक वर्टेक्स, क्योंकि ए पे देखो दो लाइंस मिल रही है, ए एफ और ए बी। ऐसे ही बी वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स का मतलब हो गया कॉर्नर, कॉर्नर समझ सकते हो आप। तो डी, ई, एफ, ये सारे क्या है, इसके वर्टिसेस है। अच्छा, डायगोनल्स क्या है भाई, डायगोनल्स है कि किन्हीं भी दो वर्टिसेस को मिला दो, एडजेसेंट ना हो, वो एडजेसेंट ना हो। क्या मतलब है इसका, थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए, मैं मान लो ए है, ए के एडजेसेंट, एडजेसेंट होता है साथ वाला, ए के साथ वाले दो वर्टिसेस है बी और एफ। ए के साथ है बी और ए के साथ ही है एफ, तो बी को छोड़ दो और एफ को छोड़ दो और किसी भी पॉइंट से ए को मीट कर दो, वो डायगोनल कहलाएगा। दो एडजेसेंट वर्टिसेस को छोड़कर और किन्हीं भी वर्टिसेस को ज्वाइन करो, वो उस पॉलीगन का डायगोनल कहलाएगा। जैसे मैंने ए ई को ज्वाइन किया तो ए ई एक डायगोनल है, मैंने ए डी को ज्वाइन किया तो ए डी एक डायगोनल है, मैंने ए सी को ज्वाइन किया तो ए सी एक डायगोनल है। इसी तरीके से बी एफ एक डायगोनल है, बी ई एक डायगोनल है, बी डी एक डायगोनल है, सी एफ एक डायगोनल है, और डी एफ एक डायगोनल है। इसी तरीके से ईसी भी एक डायगोनल है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो गए इसमें, टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो 9 डायगोनल्स मिल रहे हैं आपको। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने वाला है, वो क्या है कि नंबर ऑफ डायगोनल किसी भी पॉलीगन में अगर हमें पता करने हैं, मान लो उसकी 3 साइड है, 5 साइड है, 6 साइड है, 25 साइड है, हम पता कर सकते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है वो, n इंटू n माइनस थ्री अपॉन 2। चलो चेक करते हैं। मान लो मेरे पास यहां पर नंबर ऑफ साइड कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड्स है। मैंने क्या किया, 6 इंटू 6 माइनस 3, यानी कि 3 बाई में कर दिया 2, तो 2 से ये कट हो गया, 3 3 जा 9। अच्छा, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो मेरे पास एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी लाइन 5 है, जिसमें 5 वाला लेता हूं मैं। 5 वाले को क्या बोलते हैं, ये अभी बताऊंगा मैं आगे। ये 5 वाला ले लिया मैंने, इसकी लाइन सेगमेंट 5 है, तो नंबर एन, एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स 5 है। चलो काउंट करते हैं कितने डायगोनल बनते हैं, पहले हम अपने तरीके से। भाई 1 एक डायगोनल, फिर 2 डायगोनल हो गए, ठीक है, इधर से 3 4, 4 डायगोनल हो गए, फिर मैंने इनको ज्वाइन किया, 5 डायगोनल हो गए। इसके अलावा कोई डायगोनल नहीं बन रहा, यानी कि 5 डायगोनल्स हैं टोटल। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यही वाला फॉर्मूला यूज करके देखते हैं कि 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमारा फॉर्मूला ठीक है कि नहीं। कैसे भाई, नंबर ऑफ साइड्स हैं 5 इंटू 5 - 3 बन गया 2, बाई में कर दिया 2, तो 2 से 2 हो गया कट, नंबर ऑफ डायगोनल आ गए 5। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखें, किसी भी पॉलीगन में जिसकी आपको नंबर ऑफ साइड्स पता है, आप इजीली निकाल सकते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स, आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं, जो कि है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। क्या होते हैं ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन। देखो, पॉलीगन में जब दो लाइन सेगमेंट आपस में मीट करती है, तो उनके बीच में कुछ एंगल बनता है, एंगल बनता है। अगर हर एक एंगल, हर एक की बात कर रहा हूं मैं, हर एक एंगल 180 से कम है, लेस है, तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाएगा। अगर 180 से लेस है तो वो कॉन्वेक्स कहलाएगा। अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब कोई एक भी एंगल अगर 180 से ज्यादा हो गया तो कॉन्वेक्स नहीं कहलाएगा। देखो क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो।
हर एक एंगल 180 से छोटा होना चाहिए, हर एक एक एंगल भी अगर ऐसा मिल गया हमें जो 180 से बड़ा हो गया तो वो कॉन्वेक्स नहीं कहलाएगा। वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? वो आ जाएगा कॉनकेव पॉलीगन। देखो कैसे भाई, ये एंगल 180 से कम है, मुझे साफ साफ दिख रहा है। इस सभी एंगल इसमें आप देख सकते हो 180 से लेस है, 180 से कम है। इसी तरीके से ये कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स पॉलीगन है, ये भी कॉन्वेक्स पॉलीगन है। अच्छा, कॉन्वेक्स पॉलीगन की एक और चलो खास बात मैं आपको बता देता हूं। कॉन्वेक्स पॉलीगन की क्या खास बात है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर किसी भी कॉन्वेक्स पॉलीगन में अगर हम डायगोनल्स को मीट करते हैं, जैसे कि इसके अंदर अगर किसी भी डायगोनल को मैं मीट करता हूं, अगर कोई भी डायगोनल मैं बनाता हूं, आप देख पा रहे हैं जितने भी डायगोनल मैं बना रहा हूं सारे के सारे डायगोनल्स अंदर बन रहे हैं, एक भी डायगोनल बाहर नहीं गया, एक भी डायगोनल इसका बाहर नहीं जा रहा है, एक भी डायगोनल बाहर नहीं है। तो कॉन्वेक्स की ये पहचान होती है कि उसका हर एक डायगोनल उसके अंदर ही रहेगा। जैसे कि आप ये देखिए, इसका डायगोनल ये रहा और एक ये रहा, ये दो डायगोनल्स बनते हैं क्वाड्रिलेटरल में, जिसकी नंबर ऑफ साइड 4 होती है जिस पॉलीगन की। ओके, उसमें ये दो डायगोनल बनते हैं, दोनों अंदर ही है। इसमें आप देखिए एंगल 180 से कम है चारों के चारों, और अगर आप डायगोनल्स बनाएंगे अंदर ही बनेंगे सारे के सारे, यानी कि दोनों डायगोनल्स। अच्छा, अब आते हैं हम कॉनकेव पे। कॉनकेव में कोई भी एक एंगल भी अगर 180 से ज्यादा हो गया तो कॉनकेव की कैटेगरी में। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला एंगल 180 से ज्यादा है, क्योंकि 180 तो स्ट्रेट लाइन बनाता है, ये उससे भी ज्यादा हो गया। ठीक है, ये एंगल भी 180 से ज्यादा हो गया, ये एंगल भी 180 से ज्यादा हो गया। तो ये तीनों एग्जाम्पल हैं तो पॉलीगन, लेकिन ये कॉनकेव पॉलीगन है। अच्छा, इसकी खास बात क्या है? अगर आप डायगोनल बनाएंगे तो कम से कम एक डायगोनल तो ऐसा जरूर मिलेगा जो कि बाहर की तरफ बनेगा, इसके एक्सटीरियर में बनेगा। कैसे? देखो, मैं इसको और इसको ज्वाइन करता हूं, एक डायगोनल बन गया, अंदर बना है। लेकिन अगर मैं इसको और इसको ज्वाइन करता हूं तो डायगोनल बनेगा बाहर की तरफ, ये इसकी खास बात है। अच्छा, ऐसे ही अगर मैंने एक डायगोनल ये बनाया, एक डायगोनल ये बनाया, और कौन सा डायगोनल बन रहा है? एक डायगोनल यहां भी बनेगा, और भी डायगोनल्स बन सकते हैं, लेकिन हमें एक उस वाले डायगोनल से मतलब था जो बाहर बन रहा है। ये बाहर वाला डायगोनल हो गया, ये बाहर वाला तो बाहर जरूर बनेगा। इसमें भी इसी तरीके से अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूं तो एक डायगोनल जरूर ऐसा मिलेगा तुम्हें जो बाहर की तरफ बने, वो कॉनकेव पॉलीगन में होता है। तो कॉन्वेक्स हर एक एंगल लेस देन 180 और हर एक डायगोनल अंदर। कॉनकेव कम से कम एक एंगल 180 से ज्यादा, या कम से कम एक डायगोनल एक्सटीरियर में लाई करे। ये दोनों में डिफरेंस है कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन में। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। अब मैं आपको क्लासिफिकेशन बताने वाला हूं। देखो, पॉलीगन में क्या हो सकता है, जैसा कि आपको मैंने बताया था, पॉली का मतलब मैनी और गोन का मतलब साइड्स। तो बहुत सारी साइड्स जिसमें हो वो पॉलीगन कहलाता है। बहुत सारी साइड्स कितनी? क्या दो साइड्स से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। मैं अगर कोई भी दो लाइंस बनाता हूं तो वो सिंपल कर्व तो होगा, लेकिन क्लोज्ड नहीं हो सकता कभी भी। और इसकी खास बात क्या? पॉलीगन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, सिंपल क्लोज्ड कर्व लाइन सेगमेंट से बना हुआ, सिंपल क्लोज्ड कर्व लाइन सेगमेंट से बना हुआ। तो मिनिमम साइड्स किसी भी पॉलीगन में हो सकती है। नंबर ऑफ साइड्स की अगर मैं बात करूं, किसी भी पॉलीगन में 3 हो सकती है, 3 से कम साइड ही नहीं मिलेंगी तुम्हें। एक सिंगल साइड से तो बन ही नहीं सकता पॉलीगन। अच्छा, अब जो नंबर ऑफ साइड्स अगर 3 है तो उस पॉलीगन को क्या कहेंगे हम? उसका नाम मैं आपको बता रहा हूं। जिसकी 3 साइड्स है उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल, ठीक है। अब आपने ये पढ़ा हुआ है ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसकी नंबर ऑफ साइड्स 3 हो। नंबर ऑफ साइड्स अगर 4 है तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। और जिसकी नंबर ऑफ साइड्स 5 है उसे हम बोलते हैं पेंटागन। पेंटागन। और जिसकी नंबर ऑफ साइड्स 6 है उसे हम बोलते हैं हेक्सागोन। हेक्सागोन। ओके, जिसकी नंबर ऑफ साइड 7 है उसे हम बोलते हैं हेप्टागन।
हेप्टागन। जिसकी नंबर ऑफ साइड्स 8 है उसे हम बोलते हैं ऑक्टागन। ऑक्टागन। जिसकी नंबर ऑफ साइड्स 9 है, यहां मैं नंबर ऑफ साइड्स लिखता हूं और यहां मैं लिखता हूं नेम ऑफ पॉलीगन। जिसकी नंबर ऑफ साइड्स 9 है उसे हम बोलते हैं नोनागन। नोनागन। जिसकी नंबर ऑफ साइड्स 10 है उसे हम बोलते हैं डेकागन। डेकागन। और जिसकी नंबर ऑफ साइड्स इसी तरीके से आगे बढ़ती जाती है, मान लो कोई n नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगन है तो वो कहलाएगा एन गन। एन गोन। इस तरीके से हम उसको लिखते हैं। जैसे मान लो 15 का आ गया तो मैं लिख सकता हूं 15 गोन। इसका मतलब ऐसा पॉलीगन जिसकी नंबर ऑफ साइड्स 15 है, ऐसे लिख सकता हूं मैं। क्योंकि अब ऐसे कब कहां तक नाम याद करेंगे हम, ये तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, कहां तक हम ये नाम याद करेंगे, तो उसलिए एक जनरल नाम होना भी जरूरी है। हालांकि इसके बाद भी नाम होते हैं, आप चेक कर सकते हैं, इसके बाद भी नाम होते हैं, लेकिन हम जनरली जो 10 तक यूज होते हैं और उसके बाद हम एन गोन लिख देते हैं ताकि हमें भी सुविधा रहे। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम इसका देखते हैं। ये क्लासिफिकेशन है, इस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, भाई रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन वो होते हैं जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती है। ऑल साइड्स आर इक्वल। जिसकी सभी की सभी साइड्स इक्वल हो और जिसके सभी के सभी एंगल्स इक्वल हो। ऑल एंगल्स आर इक्वल। जैसे कि अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो आपने सुना होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल का नाम सुना होगा। एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और जिसके तीनों के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। 60 डिग्री। तो ऐसे ऐसे रेगुलर पॉलीगन को हम क्या बोलेंगे, जिसकी 3 साइड्स है, हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिसकी नंबर ऑफ साइड्स 3 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, अब आपने 4 साइड्स वाले रेगुलर पॉलीगन को हम क्या बोलेंगे। देखो 4 साइड में आपको मैं 2-3 एग्जांपल लिख के दिखाता हूं। सबसे पहले मैं बनाता हूं एक स्क्वायर। सबसे पहले मैंने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है। इसकी सभी की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ये हमें पता है। स्क्वायर की हर एक साइड इक्वल होती है। हर एक साइड इक्वल होती है और हर एक एंगल उसका 90 डिग्री का होता है। यानी कि कंडीशन, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसकी नंबर ऑफ साइड्स 4 हैं, हम उसे बोलते हैं स्क्वायर। अच्छा, अब कुछ बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं जिन्होंने रोम्बस के बारे में पढ़ा हो। रोम्बस के बारे में, रोम्बस की क्या खास बात होती है कि उसकी भी चारों की चारों साइड्स इक्वल होती है। रोम्बस की भी अगर आप बात करेंगे, चारों की चारों साइड्स इक्वल होती है। जो ये होगी वही ये, वही ये और वही ये। तो क्या ये रेगुलर पॉलीगन है? नहीं। रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं, लेकिन दूसरी कंडीशन नहीं फुलफिल होती कि ऑल एंगल्स आर इक्वल। सभी एंगल इसमें इक्वल नहीं होते। अच्छा, अगर मैं बात कर, तो ये रेगुलर नहीं हुआ। अगर मैं बात करता हूं रेक्टेंगल की, अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल की, तो कोई यहां पर इस तरीके से समझ सकता है कि इसके सारे एंगल 90 होते हैं, ठीक है। ये इक्वी एंगुलर है। इक्वी एंगुलर मतलब इक्वल एंगल वाला। इक्वी एंगुलर। तो ये इक्वी एंगुलर है, यानी कि सारे एंगल इसके 90 हैं, लेकिन साइड्स इक्वल नहीं हुई इस बार। देखो इसमें सारी साइड्स इक्वल है लेकिन एंगल इक्वल नहीं है, इसमें सारे एंगल इक्वल है लेकिन साइड इक्वल नहीं है। तो ये दोनों के दोनों ही रेगुलर पॉलीगन की कैटेगरी में नहीं आएंगे, ओनली स्क्वायर आएगा। अच्छा, अब हेक्सागन जो रेगुलर पॉलीगन है जिसके सभी एंगल इक्वल होते हैं और सभी साइड्स इक्वल होती है, उसका क्या नाम होता है भाई? अ, अ, जिसकी साइड्स 5 है, चलो 5 जिसकी साइड्स है उसको हम क्या बोलेंगे? चलो 5 से स्टार्ट करते हैं। 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5।
5 वाले को हम पेंटागन बोलते हैं। ऐसा पेंटागन जिसकी सभी साइड्स इक्वल है और सभी एंगल इक्वल है, उसको हम बस रेगुलर नाम आगे लगा देंगे। कैसे? हम उसको लिखेंगे रेगुलर पेंटागन। क्या हमने लिखा? रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन। अच्छा, ऐसा पॉलीगन जिसकी नंबर ऑफ साइड 6 हैं, यानी कि हेक्सागन है जो, और उस वो रेगुलर है, तो उसको हम लिखेंगे रेगुलर हेक्सागन। यानी कि रेगुलर नाम आगे लगा दो बस। बस ट्रायंगल में और क्वाड्रिलेटरल में, इसमें आपको समझना है, ट्रायंगल वाले को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल वाले को हम बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर। और बाकी सब में हम रेगुलर नाम आगे लगा देंगे, जैसे रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर ऑक्टागन। रेगुलर नाम आगे लगा दिया मतलब कि हम समझ गए कि उसकी सभी साइड्स इक्वल है और सभी के सभी एंगल इक्वल हैं। ओके। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन। मान लो सबसे पहले मैं लेता हूं ट्रायंगल। ट्रायंगल का हमें पता है कि इसमें एंगल सम कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल सम का मतलब है कि इसके तीनों एंगल्स का सम, तीनों एंगल्स का सम हमें पता है 180 डिग्री होगा। अच्छा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल मैंने लिया, क्वाड्रिलेटरल जिसकी नंबर ऑफ साइड्स हैं 4, तो इसके सभी एंगल्स को ऐड करके कितना बनेगा? देखो आप क्या करो, एक इस तरीके से अपोजिट पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया, इधर बनी एक ट्रायंगल, इधर बनी एक ट्रायंगल, तो 180 इंटू 2 लिख सकता हूं क्या मैं इसको, या 2 इंटू 180 लिख देता हूं? 2 इंटू 180, तो 360 इसका एंगल सम आ गया। एंगल सम यानी कि अगर मैं चारों एंगल को ऐड करता हूं तो 360 आएगा, क्योंकि दो ट्रायंगल मुझे दिख रही है। अच्छा, पेंटागन की अगर क्वाड्रिलेटरल के बाद, हाँ ठीक है, अगर मैं पेंटागन की बात करता हूं, पेंटागन जिसकी नंबर ऑफ साइड्स है 5, उसके अंदर क्या होगा? देखो मैं इसको ज्वाइन किया, मैंने एक ट्रायंगल इधर बन गई, इसको ज्वाइन किया, एक ट्रायंगल ये रही और एक ट्रायंगल ये रही, 3 ट्रायंगल बन रही है। यानी कि एक ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180, तो 3 का हो गया 3 इंटू 180, यानी कि 540 बन रहा है, 540। इसी तरीके से अगर मैं हेक्सागोन की बात करता हूं, लेट्स से मैं हेक्सागोन की बात कर रहा हूं, हेक्सागोन जिसकी नंबर ऑफ साइड्स 6 है, तो उसमें क्या होगा? मैंने एक ट्रायंगल इधर बना दी, एक ट्रायंगल इधर बना दी, और एक देखो, 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल बन रही है, यानी कि 4 इंटू 180, यानी कि 720 आ गया इसका सम। अच्छा, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला हम बना सकते हैं जो कि, जैसे हमने नंबर ऑफ डायगोनल्स का बनाया था फॉर्मूला, n इंटू n माइनस 3/2, ऐसे ही कुछ इसका बन सकता है क्या? चलो चेक करते हैं। देखो, जब नंबर ऑफ साइड 3 है तो 180, यानी कि 1 इंटू 180, 180 आ गया सम, सम 180। अच्छा, ये 4 है तो 2 इंटू 180, अगर 5 है तो इधर 3 आ गया, इधर 6 है तो इधर एक चीज देख रहे हो आप, नंबर ऑफ साइड यहाँ 3 है तो 3 में से 2 कम मल्टीप्लाई करना है 180 में। देखो इधर नंबर ऑफ साइड कितनी है? 4, तो इधर कितना मल्टीप्लाई हुआ है 180 में? 2। इधर नंबर ऑफ साइड है 5, इधर कितना मल्टीप्लाई हुआ है? 3 मल्टीप्लाई, 2 कम, 5 में से 2 कम। इधर नंबर ऑफ साइड 6 है, 6 में से 2 कम, यानी कि 4 मल्टीप्लाई हुआ। तो मैं फॉर्मूला समझ गया कैसे, अगर नंबर ऑफ साइड n है तो उसमें से 2 माइनस करो और मल्टीप्लाई कर दो 180 के साथ, 180 के साथ। ये एंगल सम प्रॉपर्टी बता देगा कि सभी इंटीरियर एंगल्स को ऐड करके कितना आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर ऑफ साइड है 10, मान लो 10 नंबर ऑफ साइड्स है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा? मुझे निकालना है एंगल सम, यानी कि डेकागन का एंगल सम बताना है कितना होगा। तो मैं क्या करूंगा भाई, 10 में से 2 माइनस करूंगा और इंटू 180 कर दूंगा, 1440 आ जाएगा। काफी इजी है, देखो 8 और इधर है 180, तो 18 8 जा 144 और एक जीरो लगा दी, तो 1440 एंगल सम निकल गया। एंगल सम निकालने का बेहतरीन तरीका है ये, बेहतरीन तरीका। अच्छा, एक चीज और देखो, चलो आप, ये तो आपने देख ही लिया, अब एक चीज और देखो कि मान लो रेगुलर पॉलीगन है,
रेगुलर, यानी कि सभी एंगल बराबर हैं, सभी एंगल बराबर है। तब मुझे एक एंगल पता करना है, तो मैं कैसे पता करूं? मुझे एक एंगल पता करना है। देखो जैसे पेंटागन है, पेंटागन भाई पेंटागन है, रेगुलर हो इररेगुलर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सम तो 540 ही आएगा, सम तो 540 आएगा। अच्छा टोटल एंगल कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5, जितनी साइड उतने एंगल, जितनी साइड उतने एंगल, 5 एंगल है तो इस 540 को 5 बराबर एंगल में बांट दो, क्योंकि रेगुलर में क्या होता है, सभी के सभी एंगल बराबर होते हैं। तो 540 को 5 बराबर हिस्सों में कैसे बांटोगे भाई? 540 को 5 से डिवाइड कर दूंगा, एक एंगल निकल गया 108। मान लो इसका मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा भाई? 720 में डिवाइड कर दो 6 को, तो एक एंगल आ गया 120। तो किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एक एंगल निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला मुझे याद करना पड़ेगा? वन एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। ये इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, अंदर वाला एंगल। अभी एक्सटीरियर भी पढ़ेंगे हम, अभी देखना उसके इसके बाद। ऑफ वन एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन क्या होता है भाई? n-2, ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, n-2 इंटू 180, ये तो सभी का सम आ गया, सभी एंगल्स का सम आ गया। फिर जितनी नंबर ऑफ साइड है उतना डिवाइड कर दो, एक एंगल निकल के आ जाएगा, एक एंगल निकल के आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं इंटीरियर एंगल निकालने का। अगर कोई भी आपसे पूछ ले कि भाई डेकागन है, उसका एक एंगल कितने का होगा, डेकागन है उसका एक एंगल कितने का होगा, तो आप क्या करेंगे? ये 10-2 इंटू 180 ये लगाया ही हुआ है, बाई में 10 और कर देना, यानी कि 144 होगा। 144 एक एंगल है, तभी तो 10 एंगल 1440 हो जाएंगे। लेकिन ये रेगुलर के लिए है, क्योंकि इररेगुलर में एंगल कम ज्यादा हो सकते हैं, इसमें तो 144 रहेंगे सारे एंगल, क्योंकि रेगुलर में सारे एंगल इक्वल होते हैं, उसमें कम ज्यादा हो सकता है एक ज्यादा हो, एक थोड़ा कम हो, एक थोड़ा और कम हो, एक थोड़ा और ज्यादा हो, ऐसा हो सकता है। तो उसका हम इररेगुलर का पता नहीं लगा सकते हम, लेकिन रेगुलर का पता चल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन। देखो ध्यान से समझेंगे इस टॉपिक को भाई। कॉन्वेक्स, कैसा भी कॉन्वेक्स पॉलीगन कैसा भी हो, जैसे कि वो ट्रायंगल की शेप में हो, या क्वाड्रिलेटरल की शेप में हो, या पेंटागन की शेप में हो, या हेक्सागन की शेप में हो, हेक्सागन, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। जो एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर कौन सा भाई? देखो ये इंटीरियर एंगल होता है ये वाला, और एक्सटीरियर एंगल अगर इसी लाइन को मैं आगे बढ़ा दूं तो बाहर की तरफ जो एंगल बन रहा है वो एक्सटीरियर एंगल होता है, बाहर की तरफ। अब देखो बाहर की तरफ कितने एंगल बन रहे? 3 एंगल बनेंगे यहाँ। एक मान लो इधर बन गया, ठीक है। अब मैंने इस साइड को प्रोड्यूस किया, अब मैं इस साइड को प्रोड्यूस कर देता हूं और इसके साथ एक एंगल बना, और मैं अब इस साइड को प्रोड्यूस कर देता हूं, इसके साथ एक एंगल बना। अगर मैं इन तीनों एंगल को ऐड करता हूं, यानी कि एक्स वाई और जेड, अगर मैं एक्स वाई और जेड को ऐड करूंगा तो 360 के इक्वल आएगा, यानी कि बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 है। अच्छा क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है? ये सेम, क्वाड्रिलेटरल में भी ये हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो सकता है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो गया, और ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। इन सभी का सम भी 360 आएगा। इसी तरीके से पेंटागन की अगर सभी बाहर वाले एंगल्स की मैं बात करता हूं, सभी बाहर वाले एंगल्स की अगर मैं बात करता हूं कुछ इस तरीके से, सभी बाहर वाले, इनका सम भी 360 आएगा। ऐसे ही हेक्सागन में सभी बाहर वाले एंगल्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो सम 360 आएगा। हमेशा एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री ही रहता है, कोई मतलब नहीं है कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब देखो एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं अंदर वाला एंगल निकालने का, बहुत ही बढ़िया सा तरीका। देखो ये जो प्रॉपर्टी है ना कि बाहर वाले का सम 360, बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। देखो सबसे पहले एक बेसिक चीज पहले जान लो, क्या? कि भाई इसका और एक्सटीरियर, इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम
एक एक्सटीरियर और उसी का जो इंटीरियर है, मतलब इंटीरियर और उसी लाइन को प्रोड्यूस करके जो एक्सटीरियर बना है वो हमेशा लीनियर पेयर बनाते हैं, उनका सम हमेशा 180 होता है। पहले तो इस चीज को हमेशा दिमाग में रखें। इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल का सम कितना, 180 डिग्री। अच्छा अब आप एक चीज देखो जरा, अब आप एक चीज देखो भाई, टोटल यहाँ बाहर कितने एंगल बनेंगे, जितनी साइड है, एक, दो और तीन। बाहर की तरफ कितने एंगल बनेंगे, तीन। क्यों? क्योंकि तीन साइड है। अब टोटल 360 है, एक एंगल निकालना है मुझे, तो भाई तीन से डिवाइड कर दो, सीधी सी बात है, एक एंगल 120 आएगा। एक एंगल 120 आ गया। अब मैं 180, मुझे पता है ये इन दोनों का सम 180 होगा। अगर 180 में से मैं माइनस कर दूं तो अंदर वाला एंगल निकल गया, यानी कि 60 डिग्री। तो अंदर वाला एंगल भी निकाला जा सकता है। रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है, लेकिन इस केस में क्यों क्यों क्योंकि भाई 120 120 120 बाहर वाले सभी एंगल बराबर किस केस में होंगे, रेगुलर में। इर्रेगुलर में इक्वल नहीं होंगे ये। जैसे कि अगर मैं यहां बात करता हूं, अगर ये रेगुलर है तो टोटल 360 है, 4 से डिवाइड कर दो, एक एंगल 90 का आ गया, एक एंगल 90 का। अब अंदर वाला कैसे निकालूंगा, 180 में से माइनस कर दो, 90 निकल गया। पेंटागन की बात करता हूं मैं, पेंटागन में टोटल होता है बाहर वाले एंगल्स का सम होता है 360, और मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, 72 आ गया। 72 कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल आया है। तो इंटीरियर कितना हो गया, 180 में से 72 को माइनस कर दो, 108 आ गया। इसी तरीके से हेक्सागन में बाहर वाले सभी एंगल को ऐड करके आता है 360, 6 से डिवाइड कर दो, एक एंगल बाहर वाला 60 आ गया। बाहर वाला एक एंगल 60 है, तो अब अंदर वाला कितना बचा, 100, 120, 120 बच गया। तो अंदर वाला एंगल भी निकाल सकते हैं, बाहर वाला एंगल भी निकाल सकते हैं। अच्छा, कुछ बेसिक जो भी हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्या क्या चीजें पढ़ी है, पूरा एक ही पेज पर आपको सारी चीजें बताता हूं मैं। सबसे पहले हमने पढ़ा नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स किसी भी पॉलीगन में n इंटू n माइनस 3/2। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम किसी भी पॉलीगन में, किसका है ये, पॉलीगन का है, पॉलीगन का। वो हमने पढ़ा n-2 इंटू 180। ठीक है, अब हमें अगर बाहर वाला एक एंगल निकालना है, मैं लिखूं एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ, एक्सटीरियर एंगल किसका, रेगुलर पॉलीगन का, रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन। तो वो कैसे निकलता है, 360 में नंबर ऑफ साइड्स डिवाइड कर दो, एक्सटीरियर एंगल निकल गया। या हम ऐसा कर सकते हैं, मान लो नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ये वही है, रेगुलर पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, तो 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। देखो एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 360 बाय नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड निकालनी है तो 360 बाय एक्सटीरियर एंगल, ये ध्यान रखना है। अच्छा, इंटीरियर निकालना है तब हम कैसे निकालेंगे, इंटीरियर एंगल ऑफ, इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, ये हम कैसे निकाल सकते हैं ये भी देख लो। दो फॉर्मूले हैं इसके, पहला क्या भाई, एंगल सम हमें पता है n-2 इंटू 180, इसमें नंबर ऑफ साइड्स डिवाइड कर दो, अंदर वाला एंगल आ गया। या फिर दूसरा क्या है, बाहर वाला निकाल लो। कैसे निकालेंगे भाई, 360 में नंबर ऑफ साइड डिवाइड कर दो, बाहर वाला निकल गया, एक्सटीरियर एंगल ये देखो। ठीक है, अब 180 में से इस एंगल को माइनस कर दो, अंदर वाला आ गया। ये वाला लगाओ या ये वाला लगाओ, आपकी मर्जी, कोई मर्जी लगा दो इन दोनों में से, दोनों से रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल निकल आएगा। तो ये सारे के सारे फॉर्मूलाज हैं जो कि इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें याद कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज 12.1 फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफी इजी है, फर्स्ट वाला तो। सम फिगर्स आर गिवन बिलो, कुछ फिगर्स दी हुई है, क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। क्लासिफाई करना है। देखो फर्स्ट क्या, सिंपल कर्व। भाई सिंपल कर्व कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट सिंपल कर्व है, कोई दिक्कत नहीं है।
सिंपल भाई इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, बाकी सारे सिंपल होते हैं। अच्छा सेकंड सिंपल कर्व है, थर्ड सिंपल कर्व है, फोर्थ नहीं है, फिफ्थ सिंपल कर्व है, फिफ्थ सिंपल है, सिक्स्थ वाला भी सिंपल है, सिक्स्थ वाला भी सिंपल है, ये नहीं है और ये नहीं है। अब इसका इसका अलग ही केस आ गया, यहां पर एक्चुअल में दो कर्व बना दिए, पेंसिल उठा ली तो ये एक कर्व नहीं है, ये दो कर्व है आपस में, ये दो कर्व माने जाएंगे। तो इसको हम इनमें से सिंपल कर्व की कैटेगरी में नहीं रख सकते, सिंपल ये भी सिंपल ही पूछा, इसकी कैटेगरी में भी नहीं रख सकते, तो हम इसको नहीं रखेंगे, इसको नहीं कंसीडर करेंगे हम, ठीक है। तो इनमें से दो ही, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दो ही होंगे जो सिंपल में नहीं आएंगे। सॉरी, ये एट्थ भी, बाकी सारे के सारे सिंपल में आने वाले हैं। अच्छा उसके बाद बी पार्ट की अगर मैं बात करता हूं, सिंपल क्लोज्ड, अब बंद होना चाहिए, ये क्लोज नहीं है, ये क्लोज नहीं है, थर्ड वाला क्लोज है, थर्ड वाला सिंपल क्लोज्ड है। ये वाला इंटरसेक्शन आ गया तो सिंपल है ही नहीं है। फिफ्थ वाला क्लोज्ड है, फिफ्थ वाला क्लोज्ड है, सिंपल भी है। सिक्स्थ वाला भी क्लोज्ड है और सिंपल भी है। बस बस इतना ही रहेगा। ओके सी में क्या कह रहा है, पॉलीगन, पॉलीगन क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये दो, यानी कि थर्ड एंड सिक्स्थ, ये दो हैं जो कि पॉलीगन की कैटेगरी में आएंगे। अच्छा अब उसने क्या पूछा है, अब उसने पूछ लिया भाई कॉन्वेक्स और कॉनकेव अगले दो पार्ट्स में, यानी कि इधर लिख लेता हूं मैं, इधर लिख लेता हूं डी पार्ट, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स पॉलीगन में कौन कौन से आने वाले हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन, ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है क्योंकि हर एक एंगल 180 से कम है, तो थर्ड वाला आएगा एक तो इसमें, और बस एक ही आएगा थर्ड। ओके अगर मैं बात करता हूं ई कॉनकेव पॉलीगन की, तो उसमें सिक्स्थ वाला पार्ट आएगा, ओनली ओनली सिक्स्थ वाला पार्ट आएगा। तो इस तरीके से हम कर्व को डिफाइन कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, टोटल कितने डायगोनल्स होंगे। हमें हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है n इंटू n माइनस 3/2, ये नंबर ऑफ डायगोनल्स का ही फॉर्मूला है, ये नंबर ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स क्या पूछा है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, चार, तो n की जगह 4 रख दो, 4 इंटू 4 - 3 यानी के 1 डिवाइडेड बाई 2, ये कट हो गया, यानी के 2 नंबर ऑफ डायगोनल्स आ गए। कितने डायगोनल्स होंगे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में, दो। अच्छा सेकंड की अगर मैं बात करता हूं, ये तो फर्स्ट पार्ट था, अगर मैं सेकंड की बात करूं तो क्या है, रेगुलर हेक्सागन, हमें तो नंबर ऑफ साइड से मतलब है, हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होगा, 6 इंटू 6 - 3 यानी कि 3, और डिवाइडेड बाई 2, ये कट हो गया 3 पर, 3 3 जा 9 डायगोनल्स होंगे रेगुलर हेक्सागन के अंदर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने को कह रहा है, कौन सा, n-2 इंटू 180 डिग्री, ये क्या है, एंगल सम होता है, इंटीरियर एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम, एंगल सम, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ साइड पहले में 8 दी गई है, तो 8 - 2 इंटू 180 यानी कि 6 इंटू 180, 1080 आ गया है इसका आंसर, मल्टीप्लाई करना है जस्ट। ओके सेकंड क्या है, नंबर ऑफ साइड 12 है, तो 12 - 2 इंटू 180, 12 - 2 10 हो गया, 10 इंटू 180, 1800। बहुत ही इजीली हमने इसको सोल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, अब साइड्स निकालनी है, साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, इफ रेगुलर है पॉलीगन, पॉलीगन रेगुलर है, ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 90, अंदर वाला एंगल 90 है। भाई देखो मैंने नंबर ऑफ साइड्स आपको बताई थी, नंबर ऑफ
साइड्स का आपको फॉर्मूला बताया था क्या, कि 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन हमारे पास अंदर वाला एंगल है, बाहर वाले का क्या करें, एक्सटीरियर तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है अपने लिए। कैसे इजी है, देखो भाई, फर्स्ट पार्ट में आप क्या लिखेंगे, इंटीरियर एंगल कितना, 90 डिग्री। एक्सटीरियर हमें पता है भाई, इंटीरियर और एक्सटीरियर को ऐड करके 180 आता है। अगर आपने ऊपर के कंसेप्ट देखे हैं तो आपको क्लियरली पता है ये बात। तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया भाई, 180 में से 90 को माइनस कर दो, बाहर वाला भी 90 निकल गया, बाहर वाला भी। अब नंबर ऑफ साइड्स में निकाल सकता हूं 360 बाय 90, यानी कि 4 नंबर ऑफ साइड्स होंगी जिसका इंटीरियर एंगल 90 है। चलिए सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं, एंगल क्या है इस बार, 108। ये इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल है 108। एक्सटीरियर एंगल कितना होगा भाई, 180 में से 108 को माइनस कर दो, देन यू विल गेट 72 डिग्री। अच्छा, उसके बाद क्या करना है भाई, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, यानी कि 360 बाई 72, दैट इज 5। नंबर ऑफ साइड्स आ गई 5, नंबर ऑफ साइड्स आ गई 5। ओके, अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, बिल्कुल इसी तरीके का है। कैसे भाई, इंटीरियर एंगल हमें दिया हुआ है 165, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 180 माइनस 165, यानी कि 15 डिग्री आ रहा है, 15 डिग्री, 15 डिग्री। ओके, नंबर ऑफ साइड्स अब कैसे निकाल सकते हैं, 360 अपॉन 15, 360 में मैंने 15 को डिवाइड किया, तो क्या आने वाला है, आंसर क्या आने वाला है 360 में, अगर मैं 15 को डिवाइड करूंगा तो 24, यानी कि 24 जिसकी साइड्स हैं उसका एक इंटीरियर एंगल 165 होगा। तो इस तरीके से इसको हम सोल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला गया है, इफ द एंगल्स ऑफ पेंटागन, पेंटागन 5 एंगल, और एंगल का सम कितना भाई, 5 माइनस, देखो पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, अदरवाइज आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ये एंगल सम निकालने का फॉर्मूला होता है। सभी एंगल्स का सम कैसे निकलेगा, जिसकी नंबर ऑफ साइड 5 है, 5 माइनस 2 इंटू 180 किया तो 3 इंटू 180 यानी कि 540। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, एंगल्स इस रेशियो में है। ठीक है, लेट फर्स्ट एंगल, ना ये करते हैं, लेट द एंगल्स ऑफ पेंटागन, लेट द एंगल्स ऑफ पेंटागन, सारे के सारे एंगल हम कंसीडर कर लेंगे इस एक लाइन में। कौन कौन से एंगल माने मैंने भाई, 7 रेशियो, जैसा रेशियो है बस उसके साथ x चिपका दो, 7x, 8x, 11x, 13x एंड 15x, ये मैंने पेंटागन के एंगल्स मान लिए। अब मुझे पता है इन सभी को ऐड करके आना तो 540 चाहिए, क्योंकि एंगल सम तो 540 होता है, तो वही करेंगे हम, यानी कि 7x प्लस 8x प्लस 11x प्लस 13x प्लस 15x, इसको रख दिया 540 के इक्वल। 7 प्लस 8 अगर आप देखेंगे तो बन गया 15, और 15 प्लस 15 30 हो गया, और 30 में अगर आप 24 ऐड करेंगे तो 54x इज इक्वल टू 540, और x 54 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू 540 बाई 54 यानी कि 10 आ गई। सो एंगल्स आर, तो एंगल्स क्या होंगे, ये होंगे, देखो x की जगह 10 रख दो, पहला एंगल हमने 7x माना था, 7 इंटू 10 70, फिर 8x यानी कि 80, फिर 110, फिर 130, देन 150, ये सारे के सारे एंगल्स हमने इसके फाइंड कर लिए हैं, किसके, पेंटागन के। तो इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, इन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, एबी और डीसी पैरेलल है, एबी और डीसी पैरेलल है। ठीक है, मैं एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेता हूं सबसे पहले, ये मैंने ड्रॉ किया, ए बी सी डी, वैसे ही रफ डायग्राम बनाया है मैंने। तो ए बी और डी सी पैरेलल है, यानी कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई। ठीक है, एंगल ए रेशियो एंगल डी,
एंगल ए और एंगल डी का रेशियो दिया हुआ है, तो भाई एंगल ए हमने मान लिया 2x और एंगल डी को हमने मान लिया 3x, ठीक है, क्योंकि रेशियो दिया हुआ था। तो ये हो गया 2x और ये हो गया 3x, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंगल बी और एंगल सी, तो भाई एंगल बी और सी का रेशियो है, तो एंगल बी को मान लिया 7y, एंगल सी को मान लिया 8y। देखो इसको भी x मत ले लेना, ये अलग है, ये y अलग रेशियो है, तो कुछ और कांस्टेंट लो, यहाँ पे y ले लिया जैसे मैंने। तो एंगल बी कितना हुआ 7y, और ये वाला एंगल कितना हुआ, एंगल सी 8y। अच्छा अब क्या करना है हमें, भाई पैरेलल लाइंस है, तो देखो एंगल ए और एंगल डी को ऐड करके 180 आएगा। क्यों आएगा भाई, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। अगर लाइन पैरेलल है तो एक ही साइड वाले एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, इनका सम 180 है। अच्छा एंगल ए 2x, एंगल डी 3x और सम 180। तो अब क्या करना है, 2x 3x हो गया, 5x इक्वल टू 180 और x की वैल्यू 5 डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट 36। 36 आ गई। अच्छा ये 36 आ गई, तो एंगल ए निकल गया, कैसे निकला, 2 इंटू 36 72। एंगल डी भी निकल गया, कैसे, 3 इंटू 36 108। एंगल ए और एंगल डी निकल चुके हैं। अब हम क्या कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, सी और बी का सम भी 180 होगा, कारण सेम है, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। तो मैंने क्या किया, 7y प्लस 8y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये बन गया 15y इज इक्वल टू 180, और y की वैल्यू आ गई, डिवाइड करेंगे 15 को तो 12 आ गई, y की वैल्यू पुट कर दो, एंगल सी या एंगल बी सारे निकल गए। एंगल बी क्या है, 7 इंटू 12 84, और एंगल सी कितना निकलेगा फिर, 12 8 जा 96। ये सारे के सारे एंगल्स हमने फाइंड कर लिए हैं। इस तरीके से सारे के सारे एंगल्स हमें फाइंड करने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेट कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड एक्स, ओके, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी, ठीक है, ये वाला एंगल निकालना है। एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, ये ये वाला एंगल बनता है एडीबी, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। अभी जो जो चीजें दी हुई है ना उसको हम यूज करते हैं और सोल्व करते हैं। देखो क्वाड्रिलेटरल गिवन है ए बी सी डी, हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम हमेशा 360 होता है। मैंने क्या किया, एंगल ए यानी कि 3x प्लस 4 प्लस एंगल बी देखो दो टुकड़ों में, इधर x है और इधर 50 है, तो ये पूरा ही लिया जाएगा x प्लस 50। फिर एंगल c जो कि 5x प्लस 8 है, और देन एंगल d जो कि 3x प्लस 10 है। ये कंप्लीट एंगल दिया हुआ है, देखो आर्क यहां तक गई है पूरी। तो एंगल डी 3x प्लस 10, इनका सम बाई 360 होगा, मुझे पता है क्वाड्रिलेटरल है इसलिए, ठीक है। x वाले सारे इकट्ठे करते हैं, 3x x 4x 4x प्लस 8x 12x बन गया, ये तो 12x। ओके अब नंबर्स 62 72 72 बना नंबर्स, प्लस 72 इक्वल टू 360। 72 को इधर ले जाकर माइनस कर दो, 12x की वैल्यू आ गई 288, और x की वैल्यू 12 को डिवाइड कर दो, 12 को डिवाइड कर दो, देन यू विल गेट 24। x की वैल्यू 24 आ चुकी है, ठीक है। पहला हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। सेकेंड पार्ट उसने क्या पूछा, एंगल डी ए बी। एंगल डी ए बी देखो जरा आप क्या है, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी यानी कि वो है 3x प्लस 4, तो x तो निकल ही चुका है, x की वैल्यू रख दो, 3 इंटू 24 प्लस 4 यानी कि 72 प्लस 4 यानी कि 76 आ गया, 76। अच्छा एंगल ए डी बी पूछा है, यानी कि अब ये पूरा एंगल नहीं पूछ रहा वो, अब ये पूरा एंगल नहीं पूछ रहा, अब कितना पूछ रहा है, अब सिर्फ और सिर्फ ये वाला एंगल पूछ रहा है, इतना।
तो हम इसमें वैल्यू नहीं रख सकते क्योंकि ये तो पूरा एंगल था, हमें सिर्फ इतना एंगल चाहिए। तो भाई कैसे निकालेंगे, ध्यान से देख लेना जरा। इन ट्रायंगल, हम ट्रायंगल की बात करते हैं, कौन सी, ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं। एंगल ए मैं निकाल चुका हूं 76, एंगल बी ये इतना वाला पार्ट इसी ट्रायंगल में जो आ रहा है उसी की बात कर रहा हूं मैं, 50 है, और प्लस ये जो बच गया जो हमें निकालना था एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, भाई तीनों एंगल ले लिए मैंने ट्रायंगल के, इनका सम तो 180 बनना चाहिए ना, ठीक है, इक्वल टू 180 रख देते हैं। तो भाई ये कितना बना 126, और 126 इधर जाकर माइनस ही तो होगा, तो एंगल ए डी बी कितना आ गया, अगर मैंने 126 माइनस किया देन एंगल ए डी बी इज 54 डिग्री, 54 डिग्री। तो इस तरीके से इजीली फाइंड कर सकते हैं हम। पहले मैंने क्वाड्रिलेटरल का यूज किया, फिर ये इतना एंगल पूछ रहा था तो मेरे पास कुछ उपाय बचा नहीं, मैंने क्या किया, ये एंगल मैं निकाल चुका हूं, ये एंगल पहले से ही पता है 50, तो दो एंगल पता है, तीसरा एंगल ट्रायंगल का निकाल देंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, ठीक है, इस तरीके से करना था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्या है भाई, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर, ठीक है, ये एक्स निकालना है, ये तो बहुत इजी है, चारों एंगल का सम 360 रख दो, डायरेक्ट कर देता हूं मैं, 40 प्लस 140 हो गया 180, 180 प्लस 100 280, चलो मैं लिख ही देता हूं वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप, प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, ठीक है, देन ये हुआ 180 280, 280 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, देन एक्स इक्वल टू ये 280 इधर गया माइनस करेंगे तो 80 बचेगा, एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, कितनी आई, एक्स की वैल्यू 80 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेट कर रहा है, वो देखते हैं क्या है सेकंड पार्ट इसका। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, इट वाज फर्स्ट पार्ट, अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी वही है, क्वाड्रिलेटरल है, तो देखो ये एंगल 90 है, सबसे पहले लीनियर पेयर का यूज करते हुए ये वाला इंटीरियर एंगल निकाल लो, वो 90 हो जाएगा। उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे, 60 प्लस 90 प्लस 110 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, क्योंकि चार साइड है 1 2 3 4, जिसकी चार साइड है वो तो क्वाड्रिलेटरल और सम 360 होगा, तो ये तो बना 150 150 260, 260 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, और 260 को इधर ले जाकर माइनस करेंगे देन आई विल गेट 100, तो x की वैल्यू इस केस में 100 आ जाती है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें x ये एक्सटीरियर एंगल है, इसमें x एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, अंदर वाले को y मान लो, एक बार अंदर वाले को y मान लेते हैं और एंगल सम प्रॉपर्टी से y निकालते हैं, हम y निकालते हैं, ठीक है, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना जरा, मैं ले रहा हूं थर्ड पार्ट, इसमें क्या किया मैंने, 83 प्लस 110 प्लस 90 प्लस वाई इज इक्वल टू 360, 360, ओके, आप देखो ये तो बन गया 200, और 200 प्लस 83 283, वो 283 इधर जाएगा माइनस ही तो होगा, देन y की वैल्यू क्या आ गई 77 आ गई, 283 मैंने माइनस किया है तो 77 आ गई। अच्छा y 77 है, देन x क्या होगा, भाई लीनियर पेयर से 180 में से ये 77 मुझे माइनस करना पड़ेगा, देन आई विल गेट 103 डिग्री, 103 डिग्री एंगल आ जाएगा ये। तो ये भी काफी इजी था, आसान सा क्वेश्चन था, इजीली हमने इसको सोल्व कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्या दिया हुआ, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब सारे के सारे बाहर वाले एंगल दे दिए, हमें पता है बाहर वाले एंगल में नंबर ऑफ साइड कुछ भी हो सम 360 ही रहता है, तो क्यों नहीं उसी तरीके से सोल्व किया जाए इसको, 100 प्लस 120 प्लस 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, 360, भाई ये तो 200 प्लस 100 300, 300 इधर जाकर माइनस होगा, सिंपली x की वैल्यू 60 बन जाएगी, काफी इजी था ये।
देखो ये तो 300 बन गया। अब भाई इधर ले जाएंगे तो माइनस ही होगा ना 300, 360 माइनस 300 बन गया 60। सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, फिर से वही एक्सटीरियर। अब एक्सटीरियर से हमें कोई लेना देना नहीं है, एक्सटीरियर से कोई देखो सॉरी एक्सटीरियर नहीं, नंबर ऑफ साइड से अब कोई लेना देना नहीं है, नंबर ऑफ साइड से अब कोई लेना देना नहीं है। नंबर ऑफ, जब बाहर वाले एंगल का सम हम ले रहे हैं तो 360 ही आना है, चाहे वो नंबर ऑफ साइड 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने बाहर वाला इधर वाला एंगल लिखा x, ये 90 है तो एक्सटीरियर एंगल भी 90 आ जाएगा, इसमें कंफ्यूज मत होना। 180 में से माइनस कर लो, अगर एक आधा एंगल अगर अंदर की तरफ दे रखा है तो 180 में से माइनस कर लो, ये वाला एंगल भी 90 आ गया, ये बाहर वाला है, ये बाहर वाला है, ये भी बाहर वाला है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल वाला यूज करो, दैट x, इधर तो x हो गया, प्लस इधर बाहर वाला एंगल 90, प्लस इधर 60, प्लस इधर 90, प्लस इधर 70, और सबका सम रख दिया मैंने 360 के इक्वल, ठीक है। अब देखो 90 प्लस 60 तो हो गया 150, 150 प्लस 150 300, 310 बन गया ये पूरा सोल्व करके। 310 अगर माइनस करोगे देन यू विल गेट x एज 50 डिग्री, x की वैल्यू 50 डिग्री आ जाएगी इस केस में। ये भी काफी इजी क्वेश्चन निकला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल। भाई नंबर ऑफ साइड में क्या दिक्कत है भाई, नंबर ऑफ साइड होती है 360 बाय एक्सटीरियर एंगल, बाय एक्सटीरियर एंगल, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। देखिए फर्स्ट वाला देखते हैं सबसे पहले। 360 में डिवाइड किया एक्सटीरियर एंगल 24, यानी कि 15 आ गई नंबर ऑफ साइड्स, n नंबर ऑफ साइड्स आ गई 15। भाई सोल्व करना है, कट करना है, कहीं आप सोचिए एकदम से 15 कैसे लिख दिया, ये कट करके आप देखेंगे 15 आएगा। ओके, सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ साइड्स आएगी 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल 60, दैट इज 6। ओके, अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं तो 360 डिवाइडेड बाई 72, तो नंबर ऑफ साइड्स आ गई 5। क्वेश्चन खत्म, काफी इजी था, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज होना है इसमें। ओके, उसके बाद हम देखते हैं फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड। एक्सटीरियर एंगल निकालना है भाई, एक्सटीरियर एंगल अगर आपको निकालना है तो 360 में नंबर ऑफ साइड डिवाइड कर दो बस। तो जैसे फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो 360 बाय 9 यानी कि एक्सटीरियर एंगल आ गया 40 डिग्री, और अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूं देन 360 अपॉन 12 एंगल आ गया 30 डिग्री। खत्म क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, रेशियो बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल एंड द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। इस बात को भूलना मत कि एक्सटीरियर और इंटीरियर वालों का सम 180 होता है, 180। देखो कोई भी अगर आप रेगुलर पॉलीगन लेंगे, मान लो एक पेंटागन ही ले लिया आपने, तो भाई ये इंटीरियर एंगल है और इसी को प्रोड्यूस करेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम हमेशा लीनियर पेयर की वजह से 180 डिग्री होता है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे ताकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली आप कर सकें। अब देखो अंदर वाले एक्सटीरियर एंड इंटीरियर के बीच का रेशियो है, यानी कि पहला एक्सटीरियर है तो एक्सटीरियर को x मान लिया और इंटीरियर एंगल को 5x मान लिया। ये x और 5x कहां से आए, यहां से। मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, अब एक्सटीरियर की वैल्यू निकालनी है भाई, प्रॉपर्टी रख दो क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे भाई, एक्सटीरियर और इंटीरियर का सम रख दो 180 डिग्री। ओके, x प्लस 5x 6x इक्वल टू 180, x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, यानी कि एक x क्या है, एक्सटीरियर, बाहर वाला एंगल कितना निकला 30 डिग्री। पहला क्वेश्चन तो यहीं पर सोल्व हो गया। फिर द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, अंदर वाला एंगल, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल है 5x यानी कि 5 इंटू 30 दैट इज 150। तो ये वाला एंगल कितना हो गया 150, या डायरेक्ट आप 180 में से 30 को माइनस कर लो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ साइड्स, ये भी हमने लास्ट पार्ट में सोल्व किया। नंबर ऑफ साइड निकलती है 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल तो मैंने डिवाइड किया, देन आई विल गेट 12। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी निकल गई? 12 निकल गई। काफी इजी क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ध्यान से पढ़ते हैं और फिर आगे समझते हैं। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज डबल ऑफ एक्सटीरियर एंगल। भाई अंदर वाला एंगल डबल है बाहर वाले एंगल के, तो भाई इसके लिए मुझे पहले एक्सटीरियर एंगल मानना पड़ेगा x डिग्री। अब इंटीरियर मैं मान सकता हूं, देखो इंटीरियर एंगल डबल है एक्सटीरियर का, डबल यानी कि 2x हो गया। मुझे पता है इन दोनों का सम 180 होगा। तो मैंने क्या किया, x और 2x को ऐड करके 180 के इक्वल रख दिया। देन 3x हो गया 180 के इक्वल एंड x हो गया 60 के इक्वल। x 60 यानी कि एक्सटीरियर एंगल कितना निकल गया? 60। पूछा क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स होता है 360 में एक्सटीरियर एंगल डिवाइड कर दो। एक्सटीरियर एंगल यानी कि 360 बाय 60, इट मींस नंबर ऑफ साइड्स आर 6। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं इजीली। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स फर्स्ट एक्सरसाइज 12.1 हमने कंप्लीट कर लिया है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। सो तब तक के लिए स्टूडेंट्स खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।